Hello everyone, welcome to EduTab. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic foreign currency non-resident account. तो फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट यानी कि FCNR अकाउंट, ये NRIs और PIOs को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो फॉरेन करेंसी में इंडिया में अकाउंट मेंटेन कर सकें किसी ऑथराइज डीलर या ऑथराइज बैंक के थ्रू। ओके तो आप किसी भी ऑथराइज डीलर या ऑथराइज बैंक के पास ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं एज एन NRI और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। किसी भी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी जो इंडिया में अलाउड है उसमें आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड RDs अलाउड नहीं है। टाइप ऑफ डिपॉजिट यहाँ पे सिर्फ टर्म डिपॉजिट होगा। तो F से याद रखना, F से FCNR, F से FD ही आप इसमें ओपन कर सकते हो। मिनिमम 1 साल से लेके 5 साल तक के लिए आप यहाँ पे FD करवा सकते हो अलग अलग ब्लॉक में। 1 साल से लेके लेस देन 2 इयर्स, 2 से लेके लेस देन 3 इयर्स, 3 से लेके लेस देन 4 इयर्स, 4 से लेके लेस देन 5 इयर्स या 5 इयर्स के लिए आप FD करवा सकते हो। अलग अलग ब्लॉक्स में यहाँ पे FD होती है। इंटरेस्ट जो मिलता है आपको फ्लोटिंग रेट पे भी मिल सकता है, फिक्स रेट पे भी मिल सकता है। ठीक है, और रीसेट पीरियड जो है 6 मंथ्स है फ्लोटिंग रेट के लिए। अब रेफरेंस रेट कौन सा यूज होता है? बेस्ड ऑन दी ओवरनाइट ऑल्टरनेट रेफरेंस रेट या फिर जो फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड FBIL की तरफ से जो रेट रिलीज होते हैं उनके बेसिस पे आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है। ठीक है, अगर लेस देन 3 इयर्स की FD है तो अप टू 250 बेसिस पॉइंट्स, 3 to 5 इयर्स की FD है तो अप टू 350 बेसिस पॉइंट। यानी कि अगर FBIL का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 300 बेसिस पॉइंट्स तो प्लस 250 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 3 प्लस 5.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। 3 to 5 है अप टू 350, यानी कि अगर FBIL ने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए 300 पॉइंट्स और यहाँ पे प्लस 350 यानी कि 6.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया जाता है। 360 डेज पर ईयर लिए जाते हैं। सेमी एनुअल बेसिस पे इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होता है कि कितने दिन के लिए आपने एक्चुअली अकाउंट मेंटेन किया, उतने दिन के लिए आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, फिर रिन्यूअल की बात करते हैं। रिन्यूअल अगर आप कराते हो, अगर आप इफ रिन्यूड विद इन 14 डेज तो लोअर ऑफ द मेच्योरिटी डेट और रिन्यूअल डेट अप्लाइज फॉर डिलेज बियॉन्ड 14 डेज ट्रीटेड एज अ फ्रेश डिपॉजिट। अगर आप FD अपनी रिन्यू करवाते हो 14 दिन से ज्यादा ले लेते हो तो फिर उसे फ्रेश डिपॉजिट के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो हम अलग अलग सिनेरियोज देख लेते हैं। अगर आप विद इन 14 डेज अपनी FD को रिन्यू करवा देते हो, ठीक है, तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? जो बीच में ओवर ड्यू पीरियड है, आपकी आज FD पूरी होगी, आपने अगले मान लो 8 दिन के अंदर अंदर FD दोबारा से रिन्यू करा दी, माने यानी कि विद इन 14 डेज करवा ली, तो इन दोनों में से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा ना वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा बीच के ओवर ड्यू पीरियड के लिए। द रेट प्रिवेलिंग ऑन द मेच्योरिटी डेट या फिर रिन्यूअल डेट, इन दोनों में से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, मेच्योरिटी डेट पे और रिन्यूअल डेट में से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट फॉर दी ओवर ड्यू पीरियड, जो बीच के 8 दिन है उनमें आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दें, उसमें फिर इन दोनों में से जो कम होगा। अगर आप 14 दिन के बाद FD रिन्यू करवाते हो, इफ द डिपॉजिट इज नॉट रिन्यूड विद इन 14 डेज ग्रेस पीरियड, जो ओवर ड्यू बीच का पीरियड होगा उस पर आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा। आपने 2 हफ्ते थे, 2 हफ्ते के अंदर अंदर रिन्यू करवा लेते तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता कोई आपको बीच के 8-10 दिन का। लेकिन आपने 14 दिन से ज्यादा लगा लिए तो उन 14 दिन के लिए ओवर ड्यू पीरियड के लिए फिर आपको कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जब आप रिन्यू करवाओगे उसे फ्रेश डिपॉजिट के तौर पे ट्रीट किया जाएगा, नए टर्म्स और कंडीशंस उस पर लगेंगे। ठीक है, अगर आप प्री मेच्योर विड्रॉल करा लेते हो पोस्ट रिन्यूअल, इफ द रिन्यूड डिपॉजिट इज विड्रॉन प्रीमेच्योरली, पहले मेरे पास FD थी फिर मैंने रिन्यू करवा ली, और जब रिन्यू करवाई तो आपने 1 साल पूरा होने से पहले पहले आपने प्री मेच्योर विड्रॉल करा लिया, तब क्या होगा? बैंक में रिकवर द इंटरेस्ट पेड फॉर द पीरियड बियॉन्ड द ओरिजिनल मेच्योरिटी डेट। आपने FD रिन्यू करवाई और साथ के साथ आपने उसको विड्रॉल करने की बात करी, तो आपको जो ओरिजिनली रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया फिर तो ठीक है। उसके बाद का जो पीरियड में आपको बैंक ने इंटरेस्ट दिया वो फिर वो अपना रिकवर कर लेगा कि आपको जो एक्स्ट्रा हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था बीच का रिन्यूअल का वो हम नहीं देंगे अब आपको। ठीक है, और ये बैंक की डिस्क्रिप्शन होती है, बैंक की अपनी अपनी पॉलिसी रहती है। ऊपर वाले 2 पॉइंट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो डिपॉजिटर की डेथ हो जाती है, FCNR में डिपॉजिटर की डेथ हो जाती है, मेच्योरिटी पेड ऑन मेच्योरिटी, जो FD है मेच्योरिटी पे पे की जा रही है, कुछ अलग से नहीं हो रहा, तो जो कॉन्ट्रैक्टेड रेट था उसी पे उसको FD का इंटरेस्ट मिल जाएगा। पेड बिफोर मेच्योरिटी, अगर डेथ पहले ही होगी, मेच्योर होने से पहले ही FD
दी जा रही है, तो एज एट द एप्लीकेबल रेट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द डिपॉजिट वाज हेल्ड। कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर मान लो किसी ने 3 साल के लिए एफसीआरआर कराया था, 3 साल से पहले ही किसी की डेथ हो गई, ठीक है, और डेथ पहले ही होगी, मेच्योरिटी अभी हुई नहीं थी एफडी की, तो जितने मान लो 2.5 साल के लिए एफडी चली तो 2.5 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। डेथ हुई है, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। ठीक है, ठीक है। तो फिर है डेथ बिफोर मेच्योरिटी, पेड आफ्टर मेच्योरिटी। डेथ इंसान की मेच्योरिटी से पहले हो गई, लेकिन एफडी का पेमेंट मेच्योरिटी के बाद हो रहा है। ठीक है, तो मेच्योरिटी तक तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो तो मिलेगा ही। बाद का जो टाइम है, मान लो 3 साल पूरे हो गए, एफडी कंप्लीट होगी, 20 दिन बाद एफडी दे देगी। होल्डर की डेथ हो चुकी है, 20 दिन एक्स्ट्रा एफडी बैंक के पास पड़ी, तो 20 दिन के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट होगा प्रिवेलिंग रेट पे वही मिलेगा आपको। अगर डेथ आफ्टर मेच्योरिटी होती है, यहाँ पे क्या था, डेथ बिफोर मेच्योरिटी, अगर डेथ आफ्टर मेच्योरिटी होती है, ठीक है, तो सेविंग्स रेट फॉर आरएफसी अकाउंट फॉर फ्रॉम मेच्योरिटी अंटिल पेमेंट। तो 3 साल के लिए तो एफडी रही, तब तक तो 3 साल का रेट पड़ेगा ही। अब डेथ मेच्योरिटी के बाद हुई, आज पर्सन की एफडी मेच्योर हुई, कल उसकी डेथ होगी, और लेने वाले आए 1 महीने बाद एफडी का पैसा, तो जो 1 महीना एक्स्ट्रा पड़ी रही एफडी, इस पे जो आरएफसी अकाउंट पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा होगा ना सेविंग्स पे, वही मिलेगा इस 1 महीने के लिए एक्स्ट्रा आपको। ठीक है, अगर जो एफडी का पैसा क्लेम करने आया है, जो एफसीआरए का पैसा क्लेम करने आया है, वो इंडियन रेजिडेंट है, उस बेचारे की तो एनआरए की तो डेथ हो गई, जो क्लेम करना है वो इंडियन रेजिडेंट है, तो उसको पैसा इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके दे देंगे, विद जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट पे, उसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके दे देंगे, अगर रेजिडेंट क्लेमेंट आते हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई एनआरआई ने इंडिया में एफसीआरए अकाउंट ओपन किया था, अब वो इंडिया वापस आ रहा है, ठीक है, तो उसे कंटिन्यू करने देते हैं। अगर वो एनआरआई से इंडियन रेजिडेंट बन गया है, उसे कंटिन्यू होने दिया जाएगा एफडी को मेच्योरिटी होने तक। ठीक है, और उसको आप डिपॉजिट को एज अ रेजिडेंट डिपॉजिट ट्रीट करोगे। ठीक है, और मेच्योरिटी पे उसे आप आरएफसी अकाउंट में कन्वर्ट कर दोगे, या फिर इंडियन रुपी डिपॉजिट में कन्वर्ट कर दोगे। जितने भी एनआरआईज इंडिया आते हैं, वापस सेटल होते हैं, उनका पैसा आरएफसी अकाउंट में लेके आते हैं, तो या तो वो इंडियन रुपी डिपॉजिट अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा आपका पैसा, या फिर आरएफसी अकाउंट में चला जाएगा, अगर आप एनआरआई हो, इंडिया में आके सेटल हो गए। ठीक है, अगर कोई अपनी एफडी का प्री मेच्योर विड्रॉल कराता है, यहाँ पे तो हम डेथ के केसेस देख रहे थे ना, ये सारे मेच्योरिटी ऑन बिफोर मेच्योरिटी डेथ का, लेकिन अगर कोई प्री मेच्योर विड्रॉल करवाना चाहता है, इंटरेस्ट पेनल्टीज क्या होंगी वो बोर्ड डिसाइड करेगा। ठीक है, अगर आप अपनी एफडी को स्प्लिट करवाते हो, आरएफसी अकाउंट में डलवा देते हो, दूसरे बैंक के पास अपनी एफडी ले जाते हो, उस पे कोई पेनल्टी बैंक नहीं लगा सकता। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे बेसिक्स थे एफसीआरए अकाउंट के। तो मैं आपको बता दूं बिफोर कंटिन्यूइंग विद द क्वेश्चन कि हमारा जैप कैप का कंबाइंड मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है, जैप का अलग से मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है, प्लस लाइव क्रैश कोर्स बैच 2 स्टार्ट हो चुका है मई 2025 के एग्जाम के लिए। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप एनरोल कर सकती हैं। आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज सब कुछ मिलेंगे। अलग अलग वैलिडिटी के भी आपको कोर्सेज मिलेंगे। 8 मंथ है, 12 मंथ की वैलिडिटी का है मास्टर कोर्स। जो क्रैश कोर्स है वो 6 मंथ्स वैलिडिटी का है, और जो जैप कैप का कंबाइंड मास्टर कोर्स है वो 18 मंथ वैलिडिटी का है। तो जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट हो आप एनरोल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। So consider the following statements about the FCNR scheme and identify the correct ones. FCNR deposits are maintained in any freely convertible currency designated by RBI. बिल्कुल सही है, किसी भी करेंसी में जो RBI अलाउ करे उसमें इसे मेंटेन किया जा सकता है FCNR को। और मैं एक और बात बता दूं, FCNR के पैसे को फ्रीली आप रिपैट्रिएट करके लेके जा सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है, तो सी को एलिमिनेट कर दो ऑप्शन को। द मिनिमम टेन्योर फॉर एफसीएनआर डिपॉजिट है 6 मंथ्स। 6 मंथ्स नहीं, 1 ईयर है, 1 ईयर और मैक्सिमम 5 ईयर्स है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट ऑन एफसीएनआर डिपॉजिट्स आर सब्जेक्ट टू सीलिंग्स बेस्ड ऑन ओवरनाइट ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स और बेंचमार्क्स प्रोवाइडेड बाय एफबीआई। करेक्ट, ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, तो थर्ड करेक्ट है। ऑन द डेथ ऑफ सोल डिपॉजिटर, इंटरेस्ट रेट फॉर द ओवरड्यू पोस्ट मेच्योरिटी इज कैलकुलेटेड एज पर द सेविंग्स बैंक रेट अंडर द आरएफसी अकाउंट स्कीम। बिल्कुल सही, तो सोल डिपॉजिटर का डेथ होने के बाद जो ओवरड्यू पीरियड है पोस्ट मेच्योरिटी, उसमें सेविंग्स रेट मिलता है आरएफसी वाला। प्रीमेच्योर विड्रॉल इज सब्जेक्ट टू पेनल्टीज विच में इंक्लूड रिकवरिंग द स्वैप कॉस्ट इनकर्ड बाय द बैंक। बिल्कुल सही, तो यहाँ पे 1345 जो आपका करेक्ट आंसर है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा सेशन, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।